Grill in a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज्जाज, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, आरटीओ रोड, शास्त्री नगर, मेरठ। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह रोजाना खबर एक बार फिर आपको एक महिला शख्सियत से रूबरू करवा रहा है जो आपके लिए एक बड़ी नजीर है। बिल्कुल, पुराने शहर के गुदरी बाजार में एक ऐसी महिला शख्सियत रहती हैं जिनका नाम है डॉक्टर फरहत खातून, जो फैजाम डिग्री कॉलेज में उर्दू विभाग में प्रोफेसर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 4 बच्चों के बाद उन्होंने पढ़ना ही नहीं शुरू किया, बल्कि पीएचडी की डिग्री लेकर आज डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के पद को सुशोभित कर रही हैं। हमारे लिए, आपके लिए, तमाम महिलाओं के लिए एक बड़ी नज़ीर है डॉक्टर फरहत खातून। क्यों? आप स्टोरी देखेंगे तो जरूर पता चलेगा। बच्चों के लालन पालन करने के बाद, 4 बच्चों को जन्म देने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक ऐसे मुकाम से की जहां पे महिलाएं हिम्मत हार जाती हैं। ऐसे ही हिम्मत और जीवट व्यक्तित्व के धनी है डॉक्टर फरहत खातून। तो आइए हम जानते हैं उनके छुए और अनछुए पहलू से आपको रूबरू करवाते हैं और आप देखेंगे तो वाकई आपको लगेगा कि नहीं, मेरठ में एक ऐसी महिला शख्सियत है जो न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू महिलाओं को भी एक नसीहत लेने की जरूरत है। अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो डॉक्टर फरहत खातून के पदचिन्हों पर चलेंगे। अगर उनके बताए बातों पर चलेंगे तो आप अपनी मंजिल को किसी भी उम्र में पा सकते हैं। हिम्मत रखिए और फरहत खातून को सुनिए और आपके जज्बे को वो जरूर हौसला देंगी। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर में हम तमाम शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं, यह जानने के लिए, समझने के लिए कि मेरठ की क्रांति धरा पर तमाम मुश्किलों को झेलने के बाद तमाम जीवटता का बड़ा परिचय देते हुए ऐसी शख्सियत हैं जो न केवल सामाजिक पृष्ठभूमि पर बल्कि एजुकेशनल, बच्चों को और तमाम चीज़ों को लेकर वो बहुत ही बढ़िया नेक काम कर रही हैं। ऐसे में उन तमाम शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाते हैं, खासतौर पर महिला शख्सियत से जो तमाम चीज़ों से, संघर्षों से गुजरने के बाद अपने प्रोफेशन में रहते हुए, तमाम चीज़ों से जूझते हुए न केवल उन तमाम बच्चों को, लोगों को आर्थिक संबल प्रदान करती हैं बल्कि पढ़ाई के लिए मजबूत भी बनाती हैं। जिन महिला से हम आपको आज रूबरू करवाएंगे, जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे, उनके लिए 2 शेर कह के मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत करूंगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे ही महिला शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहत खातून जी। नमस्कार, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपका भी बहुत बहुत मेरे घर पे स्वागत है। बिल्कुल मैम, आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि रोजाना खबर शख्सियत उन तमाम लोगों को खोजता है, ढूंढता है जो क्रांति भूमि पर इस माटी से जुड़कर कुछ अलग काम करता है। सच मानिए, तमाम लोग होते हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर होते हैं, लेकिन वो गुमनामी की ज़िंदगी जीकर इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन तमाम शख्सियत ऐसी होती हैं जो अपनी जो छाप है, अपने कार्यों की बदौलत वो जन्म जन्मांतर तक क्रांति भूमि धरती पर लोगों के दिलों पर राज करती हैं। ऐसे ही हैं डॉक्टर फरहत खातून जी, जो न केवल फैजाम डिग्री कॉलेज में उर्दू की प्रोफेसर हैं बल्कि एक लेखक भी हैं। इनकी किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं। इनके फादर बहुत बड़े उपन्यासकार या साहित्यकार कह सकते हैं। उनकी सैकड़ों किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, हर पहलू पर बात करेंगे। इनके व्यक्तिगत चीज़ों को, अनछुए और अनछुए पहलू पर हम पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले हम मैडम जानने की कोशिश करते हैं कि मैम एक चीज़ बताइए कि आपने प्रारंभिक शिक्षा और डिग्री और पीएचडी कहाँ से की और अभी कहाँ प्रोफेसर हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर फरहत खातून, मैं बागपत से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो बेसिक जो शिक्षा है वो मेरी सारी बागपत से है। उसके बाद मेरी शादी हो गई। मैंने बीए यहाँ से मेरठ कॉलेज से किया। मतलब मेरी 4 बच्चों के बाद मैंने पढ़ा है। ये बड़ी बात है मेरे लिए भी और मैं समझती हूँ दूसरों के लिए भी, जो ये सोच लेते हैं कि 4 बच्चों के बाद अब ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई। मैंने एमए किया, उसके बाद मैंने पीएचडी की
और पीएचडी में हालत मेरी ये थी कि बच्चे सारे बिल्कुल ऐसे थे, कोई 9th में, कोई 10th में, कोई छोटी बेटी जो थी वो 2.5-3 साल की थी, लेकिन मैं उनको सबको देखती थी और उसके बाद फिर मैं अपना मतलब काम करती थी और अक्सर मेरा काम जो है वो किचन से शुरू होता था। यूं तो अभी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में तमाम उर्दू में पीएचडी लड़कियों को भी हमने आपसे रूबरू करवाया था और लड़कों से भी आपको रूबरू करवाया था, लेकिन वाकई जिस शख्सियत के आज हम सामना कर रहे हैं, जो रूबरू हो रहे हैं, वो वाकई महान शख्सियत है। जब आप एक बच्चे 2 बच्चे की मां बनती हैं, उन तमाम महिलाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक खबर है ये। जब अपनी जिंदगी को किसी न किसी मुकाम पे आके आप अधूरा छोड़ देते हैं कि अब तो नहीं होगा, आप डॉक्टर फरहत खातून जी से एक बार मिल लेंगे तो जिंदगी में एक लौ दीपक जल जाएगी। आप जैसी शख्सियत से आज इंटरव्यू लेके मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि 4 बच्चे होने के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से रिलॉन्च किया। रिलॉन्च इसलिए कह सकता हूं कि जब ये बागपत से आई, मैरिज हुई इनकी हाइडिल में काम करने वाले शख्सियत से, तब इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहां पे आके पति इनको सपोर्ट करेंगे। 4 बच्चे, 3 बेटी और 1 बेटा होने के बाद भी इन्होंने पढ़ाई की तरफ रुझान दिखाया, बीए, एमए और मेरठ कॉलेज से पीएचडी की उपाधि अर्जित की। सच मानिए तो पीएचडी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। रिसर्च स्कॉलर रही आप जब बागपत से मेरठ की तरफ चली होंगी तो आपने क्या सपने में सोचा था कि मैं जहां जा रही हूं, मैरिज होके बच्चे 9th, 10th, 7th, 8th, 9th, 11th, 12th में होने के बाद भी आप पढ़ाई करेंगी ही नहीं, आप पीएचडी की डिग्री लेने के बाद फैजाम डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर बनेंगी। जी, मुझे पहले से ही मतलब मुझे ये होता था, मेरे अंदर एक लॉ तो लगी हुई थी और उस लॉ को जो है वो उन्होंने और ज़्यादा, मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा हवा दी। मेरे फादर भी वैसे तो टीचर थे, लेकिन वो असल में उनका थोड़ा सा रुझान जो था वो इधर की तरफ था कि जितना उन्होंने पढ़ा दिया बस फिर शादी ही है इसका बाद में। लेकिन इन्होंने मुझे हर जगह साथ दिया, मेरा हर परेशानी में ये मेरी खड़े रहे। अक्सर ये होता था कि हम सब बैठे हुए पढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए मतलब जैसे चाय है या कुछ भी बना के ला के दे देते थे। इन्हें इस बात में कोई आर नहीं था कि मैं बनाऊं या वो बनाएं। ये सबसे बड़ी बात उनकी थी। शायद मैं उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे हूँ। कभी उन्होंने मेरा ये नहीं करा कि भाई तुम, जब वो कभी यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी मुझे कुछ भी मिलता है तो वो दूर बैठ के वो मतलब बस खुश होते हैं कि भाई वाह क्या कहने। और मतलब कहीं पे भी यही कि भाई हस्बैंड वाइफ जो है मुझे फैज़याम में लेके जाना, सुबह में लेके जाना, दोपहर में लेके आना, मतलब कभी उन्होंने, अब मैं थोड़ा सा हो जाता है लेकिन उससे पहले कभी भी मैं बग़ैर उनके नहीं गई। अब उसे अगर दूसरी लफ्ज़ों में हम कहें, अगर कोई सामने वाला कहेगा तो वो तो समझेगा कि भाई ये इनके ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं और क्यों लेके आ रहे हैं, औरत को तो आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे उस एंगल से नहीं देखा, बल्कि उनको ये था कि इन्हें परेशानी ना हो, ये बाहर निकलेंगी, रिक्शा लेंगी, फिर धक्के खाती भी है वहाँ तक जाएंगी, तो इनको जो है वो मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं हर हस्बैंड को भी ये एक पैगाम देना चाहूँगी कि वो अगर चाहें तो मतलब अपने वाइफ को जो है वो बजाय मतलब सीधे रास्ते पे डाल सकते हैं और वो कुछ भी कर सकती हैं अगर उनका साथ रहे तो। बिल्कुल, जब आप लड़की होती हैं, अपने बाबुल के घर होती हैं, मतलब अपने पिता के घर होती हैं, तो आपको फादर उस तरीके से सांचे में ढालते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ी चुनौती होती है, जब आप मैरिज होके किसी अनजान पुरुष के साथ आपकी शादी होती है, क्योंकि अनजान ही होती हैं अरेंज मैरिज में, जब वो आपकी फीलिंग को समझे, आपकी सिहरन को समझे, आपकी भावनाओं की कद्र करे, और ख़ासकर एजुकेशनल पॉइंट पे, तो सोचिए उस महिला के पंख लग जाते हैं। पीएचडी करवाना, फिर फैजाम डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनाना, उस शख्सियत को तैयार करना, और ख़ुद जैसा कहती हैं कि पर्दे के पीछे रहते हैं, पीछे बैठ के खुश होते हैं। क्या लगता है मैम कि जिस तरीके से आपके पति ने मोटिवेट किया, क्या मैरिज होने के बाद पत्नी के लिए पति बहुत बड़ा संबल होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। अगर दोनों की मतलब ट्यूनिंग जो है वो मिल जाए तो क्या कहने, मतलब लेडीज़ भी अपने हस्बैंड को बढ़ा सकती हैं और हस्बैंड भी बढ़ा सकते हैं, और उसमें फिर बच्चों के पास भी अच्छा मैसेज जाता है। आज मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी तरह करने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो आपने करा वही हम करेंगे, और उसमें ये है कि जैसे बेटा है, अगर मैं जाऊंगी, नहीं नहीं मैं आपके साथ चलूँगा, अपनी वाइफ को भी वो ऐसे ही करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने और मैंने अपने बच्चों को भी एक पैगाम दिया, और आज मेरे बच्चे जो हैं, अगर वो साइंटिस्ट है, बेटा जो है उससे जो छोटी बेटी है वो बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रही है,
तकरीबन पूरी हो चुकी जामिया से, और जो उससे छोटी वाली है उसने जामिया हमदर्द से MBA किया है। सबसे छोटी वाली उसने सारी एजुकेशन, उसने मेरठ की टॉपर रही वो, इन 12th में साइंस से किया उसने। चारों बच्चे साइंस से ही हैं, मैं ही सिर्फ आर्ट से हूँ। और कैसे मतलब वो करा, मैंने कभी उनके पीछे नहीं, मतलब ऐसा माहौल हमारे घर का बन गया था कि बस वो पढ़ाई लगती थी उसमें, और इसके अलावा कुछ नहीं था। मतलब कोई भी बात नहीं थी, कोई इस तरह की लड़ाई नहीं थी, झगड़ा नहीं था। बस हम सब पढ़ते थे, ये पढ़वाते थे हमें, और हम एक दूसरे से मतलब नंबर लाने की कोशिश करते थे। सारे बच्चे 90+ हैं, कोई किसी को भी मुझे नहीं लगता कि मैंने उन्हें ये बताने की कोशिश, क्योंकि माहौल बन गया था एक घर का। तो एक अच्छे 2 मियाँ बीवी जो है ना, वो एक अच्छा पहले माहौल अपने घर का बनाएं, और उसके बाद जो है फिर उनके बच्चों का माहौल, और जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो देश का माहौल, सारी माहौल जो है वो दुरुस्त होता चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मैं तो तमाम इंटरव्यू करता रहता हूँ, मुझे इंटरव्यू के लिए मेरठ में जाना जाता है, लेकिन वाकई आज मैं जिस शख्सियत से रूबरू हो रहा हूँ कि जब ये PhD कर रही होंगी, इनके बच्चे 9, 10th, 11, 12th में सब आज रिसर्च स्कॉलर हैं। कोई जामिया है, कोई जामिया हमदर्द से है, क्योंकि मैंने तमाम इंस्टीट्यूट को कवर किया, मैं जान सकता हूँ वहाँ के सीरन, वहाँ के रिसर्च स्कॉलर को। मैम, लगातार जिस तरीके से आप लोग बैठ के पढ़ते होंगे, कि आपने कभी सोचा था कि मेरे नंबरों की कंपटीशन हमारे बच्चों से होगी, हम साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे? ये कितना अच्छा एक सुखद वातावरण रहता होगा कि कोई सब बच्चे एक साथ, मम्मी भी बैठ के पढ़ रही है और बच्चे भी बैठ के पढ़ रहे हैं, पढ़ाने के बजाय पढ़ रहे हैं, और नंबरों का कंपटीशन भी हो रहा है। एक चीज़ मैं जानने की कोशिश करूँगा कि PhD आपके किस सब्जेक्ट में है, और फिर आपने किस सब्जेक्ट में किया, और क्या उसमें टॉपिक था? जी, मेरा PhD का सब्जेक्ट जो है वो उर्दू, मेरठ में उर्दू नज़्म निगारी की रिवायत। मेरठ में उर्दू नज़्म निगारी, उससे पहले कभी मतलब ये वाला टॉपिक बिल्कुल नया है, और इसमें अभी तक किसी ने कोई घुसा ही नहीं था कि मेरठ जो है वो क्या चीज़ है। असल बात यह है कि जैसे दिल्ली का तो बड़ा चर्चा हुआ कि दिल्ली जो है वहाँ पे शायरी हुई, दिल्ली में कविताएं कही गई, लेकिन मेरठ जो था खुद अपने आप में एक चीज़ था। और मेरठ में जब अंजुमन पंजाब सन 1874 में अंजुमन पंजाब बनी, तो उसमें मतलब कर्नल हालराइट जो थे, उन्होंने ये तय किया कि भाई मतलब बच्चों को निसाब पढ़ाना है, सिलेबस पढ़ाना है। अंग्रेज़ों की हुकूमत आ चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो है मतलब यहाँ पे वो होना चाहिए, मतलब बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए, जो मॉन्टेसरी तालीम या जो भी वो देना चाह रहे थे। तो उसमें जो देखा तो हिस्सा नज़्म जो था वो बिल्कुल खाली था, कविताएँ जो थी या पोइट्री कहना चाहिए वो नहीं थी। तो फिर उन्होंने मतलब वो करा कि भाई कुछ होना चाहिए। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली और सर सैयद के उस पर उन्होंने मतलब यहाँ पे अंजुमन पंजाब कायम हुई, और उसमें एक टॉपिक दिया जाता था। तो वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक था मतलब उम्मीद क्या थी? हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की, ग़ुलाम हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की जो थी, वो सारे टॉपिक सारे उसी तरह के थे अंजुमन पंजाब में। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने तो हिस्सा बाहर के लोगों ने लिया, लेकिन ज़्यादातर जो था वो मेरठ के लोग थे। और जो गुमनाम थे वो आपने रिसर्च के तरीके से बाहर निकाला? जी, उनको बाहर निकाला। और इसके अलावा जो है पंडित ब्रह्म स्वरूप खार, बहुत अच्छी शायरी है उनकी, बड़ी अच्छी नज़में उन्होंने कह रखी हैं। और इसके अलावा जो है वो प्यारे लाल शर्मा, उनका मैंने निकाला। और बहुत सारे लोग हैं, प्यारे लाल शाकिर जो हैं, शाकिर मेरठी उनको कहते हैं, उनका कलाम जो बिल्कुल मतलब उससे खाली था, कहीं से भी मतलब नहीं पता था किसी को भी। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने मतलब मैंने उसमें पेश की। एक नूर मेरठी हैं ना जो पाकिस्तान के हैं, हाँ वो कभी ना भूल रही हूँ। तो नूर मेरठी जो हैं, उनकी किताब भी मेरे बाद आई। अच्छा। लेकिन क्या हुआ, अफसोस की बात ये थी, क्योंकि मैं अकेली कर रही थी, मुझे जिनके उसमें मैं कर रही थी अंडर में, उनके साथ में एक और साहब थे, मैं उनको नहीं बता पा रही उनका नाम, उन्होंने मुझे बहुत परेशान करा, और उन्होंने मेरी PhD को बस समझ लें बहुत बुरी तरह से, मतलब मैं आगे बढ़ती थी, वो पीछे हटा देते थे। जो वाइस चांसलर आए, इस वक्त मुझे नाम नहीं याद, तो उन्होंने मतलब जब मैं उनके पास गई कि सर मैं क्या करूं, आप बताइए, मैं इस तरह से बाहर निकल रही हूं, और मैं मतलब लोग यहाँ की ख़वातीन के लिए मतलब मैं जो हूँ एक सिंबल बनना चाह रही हूँ, और मुझे रोका जा रहा है। तब उन्होंने पूरे PhD डिपार्टमेंट को बुलाया, उनसे कहा कि भाई क्यों नहीं कर रहे आप। तो खैर उन्होंने अपनी अपनी मजबूरियाँ बताई, और आखिर ये हुआ कि फिर वो मतलब वो हो गई। मतलब कितने साल में आपके PhD हुई? मैंने तो तकरीबन 3-3.5 साल में कर ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लगे। कितने साल हो गए PhD किए हुए? मेरा जो है वो
ये समझिए 2005 में, मतलब मैंने 2002 तक 3 तक कंप्लीट कर ली थी, पर 2005 का सबमिशन है उसका। बिल्कुल, जिस तरीके से आप सोच सकते हैं कि जिस तरीके से बागपत से मेरठ में मैरिज होना, एक सरकारी सर्विसमैन से, उन तमाम जीविकाओं को झेलते हुए, बच्चों को पालते हुए, बच्चों को पालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मदर की होती है। मैं भी इस चीज़ को बड़ा शिद्दत से महसूस करता हूँ। उस बीच बच्चों को अच्छी संस्कार, अच्छे सब कुछ पढ़ाई लिखाई के बाद भी खुद को पढ़ के एक लेवल पे लाके खड़ा करना बहुत बड़ी बात होती है, और रोज़ाना खबर ऐसी शख्सियत को सैल्यूट करता है। मैम, फैजान डिग्री कॉलेज में आप लगातार वहाँ उर्दू की प्रोफेसर हैं, किन चीज़ को लेकर आप बच्चों को सपोर्ट करती हैं? आप आर्थिक मोर्चे पे भी करती हैं, आप मानसिक के तौर पे भी करती हैं, जो बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ रहा होता है उसको भी आप मोटिवेट करके ट्रैक पे लाती हैं। ये सब मोटिवेशन कहाँ से लाती हैं और कितने बच्चों को अभी आपने सही रास्ते पे दिखाया है? मेरे पास सबसे अफसोस की बात यह है कि उर्दू जो है वो कम बच्चे लेते हैं। ये मतलब हम वैसे तो बहुत ये करते हैं कि भाई उर्दू उर्दू, लेकिन हम खुद ही अपनी ज़बान को जो है वो पीछे कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी मतलब बच्चे आ जाते हैं मेरे पास में, तकरीबन 20-25 बच्चे होते हैं हर साल। तो उनको मैं ख़ास तौर से उन्हें सबसे पहले यही बताऊंगी कि ठीक है बेटा, आपने उर्दू ले ली। एक टाइम पे मुलायम सिंह के ज़माने में इसमें बहुत सारी नौकरियां निकली थी, उस वक्त बहुत सारे बच्चे हो गए थे। तो जब रोज़ी रोटी से किसी ज़बान को जोड़ दिया जाए है तो वो ज़बान ज़ाहिर है फलती फूलती भी है, और कुछ उसके अपने भी उसे फलने फूलने का मौका देते हैं। तो हमारे मतलब फलने फूलने का हमारे अपने भी नहीं दे रहे हैं। तो खैर वो बच्चे जब ले लेते हैं तो उनको मैं एक तरह से मतलब कभी कभी ये होता है कि उनसे लिखना नहीं आता, उनसे पढ़ना आता है लेकिन लिखना नहीं आता। तो फिर मैं उनको अलग से एक पीरियड करती हूँ, उनको लिखना सिखाती हूँ। उस लिखना सिखाने में अगर कोई मेरे पास उसका भी आता है, किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी, उसको भी सिखा देती हूँ मैं। और मैं तकरीबन 15 दिन लेती हूँ उसमें कि तुम 15 दिन जो है वो मेरे पास आके सीखो, मैं तुम्हें उर्दू सिखा दूँगी। और मैं उसको हिंदी के अंदाज से मैं सिखाती हूँ, तो वो उधर सीखता है। इधर जो है वो बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। सबसे पहले मैं कहती हूँ बेटा एक टाइम टेबल बनाओ अपना, और टाइम टेबल बना के उस पर रेड कलर से जो है वो टाइम को मतलब आपको वो करना है कि टाइम आपको दिख जाए दूर से कि हाँ ये जो है टाइम है और टाइम हमारा जा रहा है। वक्त जो है वो पल पल मतलब जा रहा है, आज जो वक्त है वो कभी नहीं आने का। तो उस वक्त को हमें यूज़ करना है। हमें पूरे दिन का एक टाइम टेबल, जो बच्चा टाइम टेबल के हिसाब से काम करेगा वही कामयाब होगा, वरना तो ऐसे तो पता नहीं कितने लोग हैं क्या क्या करते रहते हैं। तो एक नंबर 2 बात यह है कि आप जो है दोस्त कम बनाएं। दोस्त मिल जाएंगे जब आप किसी उस पर पहुंच जाओगे तो आपको दोस्त भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो आपका मोटिव जो है, एक ब्लैक बोर्ड पे हाँ एक मैं पॉइंट लगा देती हूँ कि ये है, और एक ऊपर लगाती हूँ कि ये आपका ऐसे जाना है। तो इसलिए इसको बार बार देखना और इससे सीखना कि आपको आगे जाना है, रुकना नहीं है। जी। और बीच बीच में आपको एक स्टेप लेने, जैसे आप मेरठ दिल्ली जाते हैं तो मोदी नगर भी है, मुराद नगर भी है, गाजियाबाद भी है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि हमें कई पड़ाव को पार करते हुए दिल्ली पहुंचना है। हो सकता है मोदी नगर में भी आपके लिए रुकावटें पैदा की जा रही हों, उसको भी फेस करके आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से लगातार आप वहाँ मोटिवेशन और एजुकेशन के साथ साथ आप सामाजिक ताने बाने में भी बहुत अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आपके पिताजी का नाम क्या था बागपत में, और उनके लिटरेचर के बारे में 2 शब्द बताइए। जी, उनका नाम मतीन तारिक बागपती, वो अपना वो लिखते थे, वैसे सिद्दीकी है। और उन्होंने हमें सबसे पहले तो उन्होंने ही हमें ये बताया कि ज़िंदगी जो है, हमेशा उन्होंने बताया कि ज़िंदगी फ़ानी है, यानी ख़त्म हो जाने वाली। अब जब इंसान को यही पता चल जाए तो उसे फिर जोड़ने की ज़रूरत तो है नहीं, उसको तो फिर यही रहता है भाई पता नहीं कब वक्त आ जाए और कब हम चल दें यहाँ से। हमने ज़्यादा सासा जमा कर लिया तो जाहिर है हमें जो है वो उसका मतलब हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो वो हमेशा हमें ये कहते थे, हमेशा उन्होंने हमें वक्त पे उठाया, हमें वक्त पे हर काम हमारे यहाँ वहाँ पे वक्त पे होता था। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे मतलब महसूस हुई, और मुझे आज भी मैं सब बच्चों को यही बात बताती हूँ। दूसरी बात उनकी ये थी कि वो जो हैं वो हर वक्त लिखते पढ़ते रहते थे। उनकी गज़लों की भी किताबें हैं, तकरीबन 4-5 किताबें जो हैं उनकी गज़लों की हैं। नज़में हैं उनकी, छोटे बच्चों के लिए नज़में, गुड्डू के नज़में, गुड़िया की नग़में जो हैं उनकी हैं। और इसके अलावा फ़ानूस हरम जो है, हुजूर पाक की पूरी ज़िंदगी को उन्होंने नज़म में कर दिया, गज़लों की भी है। और मतलब बस हमेशा उनका यही वो था कि वो हर वक्त लिखते पढ़ते रहते थे। उनको देख देख के हमें भी बिल्कुल ऐसे साहित्यकार और जो लिटरेचर के जो महारथी हैं उनकी बेटी भी रहीं, साथ में जब पति ने सपोर्ट किया तो आज एक मुकाम पे आई, और आज किसी शख्सियत से कम नहीं है। लगातार बच्चे
रिसर्च स्कॉलर हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, और उर्दू के जवां को और लगातार हर चीज़ों को आगे बढ़ाने का ये मोटिवेशन है। मैम एक चीज़ और, आप घर परिवार को कैसे व्यवस्थित करी और कैसे बच्चे को इस लायक बनाई, महिलाओं को कुछ मोटिवेशन आप जानकारी दीजिए। मेरा पहला तो यही है कि सबसे पहले तो वक्त को कंट्रोल करें। सुबह में हमें जो है ना, मैं हमेशा मतलब सवेरे उठती हूँ, और अगर ज़रा सा भी आप 7-8 बजे उठे ना तो बस समझ लें फिर वक्त आपके हाथ से निकलता चला गया, फिर आप किसी तरह भी मैनेज नहीं कर सकती। तो मैं सबसे पहले, आज भी मेरा यही वो है कि मैं सुबह उठ के नमाज़ वगैरह से फारिग हो के मैं फ़ौरन किचन में जाती हूँ। अपना सारा मतलब सब लोग हैं उसके बावजूद मैं खाना बना के, रोटी बना के पूरी तैयार करके, और मैं कभी अपने आप को ये नहीं कहती कि मैं थक गई, किसी से भी ये शिकायत नहीं करती। और उसके बाद मैं अपना तैयार होकर फिर चली जाती हूँ। तो बच्चों को या किसी को भी ये कहने का मौका मैं किसी को देती नहीं हूँ कि भाई आप जो है वो चली गई थी और मतलब खाना नहीं बना आज, और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो भी नहीं होता। और जब मैं दोपहर में आती हूँ ना, तब भी मैं आके मतलब किचन में मेरा बुर्का उतरता है और मैं जो हूँ फिर हाथ धो के फिर मैं किचन में पहुँच जाती हूँ, और जो भी काम रह गया होगा फिर मैं उसको और मैं रात को भी जल्दी लेट जाती हूँ, फिर मैं किसी की नहीं सुनती। बिल्कुल। अभी हम हनुमान मंदिर में नववर्ष पे कर रहे थे तो एक महिला से हमने बात की आप क्या करती हैं, तो महिला ने कहा कि हाउस वाइफ है। हमने कहा ये सबसे बड़ा जॉब है जिसमें 24/7 एक दिन की वीकली ऑफ नहीं, कुछ भी नहीं, और पति और बच्चों की जिम्मेदारी, और कभी वीकली ऑफ नहीं, कभी थकने का नाम नहीं, छुट्टी का तो मतलब ही नहीं। तो आप न केवल जॉब जो नौकरी कर रही हैं उस मोर्चे पे लगातार सफल हैं, किचन के मोर्चे पे भी सफल हैं, बच्चों को सफल बनाया, पति को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, तमाम चीज़ों में 100 में 100 नंबर लाकर जिस प्रकार से रिसर्च स्कॉलर बनी, फिर प्रोफेसर बनी, और आज एक बच्चों के लिए, तमाम हमारे समाज के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए एक बड़ी नज़ीर बन गई हैं। एक उल्लेखनीय महिला के तौर पर, एक शख्सियत के तौर पर आपको ग्रहण करने की ज़रूरत है कि 4 बच्चों के बाद PhD करके प्रोफेसर बनना, फिर भी जैसा बताया कि सुबह उठना और किचन का काम निपटा के जाना, ताकि बच्चे बेशक शिकायत ना करें, लेकिन बच्चों को ये कहने का मौका भी न देना कि मम्मी खाना बना के नहीं गई। आप सोच सकते हैं ये महिला की जीवटता, इनकी साहस और इनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं इनको बुलंदियों पर पहुंचाने का सबसे बड़ा योगदान दे रहा होगा। हमारी कोशिश रहती है तमाम शख्सियत से आपको रूबरू करवाएं, तमाम महिलाओं से हम आपको रूबरू करवाएं, तमाम ऐसे पुरुषों से आपको रूबरू करवाएं जो तमाम मोर्चे पर इस सामाजिक पृष्ठभूमि को समेटते हुए, ताने बाने को समेटते हुए एक समाज के आईना बन चुके हैं, दर्पण बन चुके हैं। डॉक्टर खातून जैसी महिला समाज में बहुत मिल जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से संघर्ष में मैरिज के बाद पढ़ाई करने, पति का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है जब महिला की शादी होती है, और जिस कम्युनिटी को बिलोंग करती है वहाँ तो और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे में डॉक्टर फराह खातून बनने में पति की जितनी भूमिका रही, उनको भी सैल्यूट करता हूँ। उन तमाम बच्चों को भी जो माँ के साथ लग कर, माँ भी बच्चों की तरह स्कूल स्टूडेंट की तरह साथ में पढ़ाई करती रहीं, बच्चे आगे बढ़ते रहें और माँ भी आगे बढ़ती रही। इस इंटरव्यू से आपको बहुत सीख मिली होगी कि कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी को जहाँ आप ख़त्म मानते हैं, आपकी ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है। नमस्कार। Grill Inn, a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, RTO रोड, शास्त्री नगर, मेरठ।